हेलो दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की शीट नंबर 8। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं ध्यान से। और इसमें मैंने टोटल 18 क्वेश्चन डाले हैं। क्वेश्चन कम है बट क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है और एक आपको एक पैटर्न पूरा का पूरा मैं सिखाऊंगा इसमें। और बाकी जो अदर क्वेश्चन है वो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से डिस्काउंट शुरू करेंगे। हम डिस्काउंट पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 से लेकर 9 तक सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता रहता है। प्री के पेपर में भी आ सकता है, मेंस के पेपर में भी आ सकता है। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई ऐसे बहुत ज्यादा टफ नहीं है, देखेंगे। और ये एक मैं आपको इसकी सिंपल से ट्रिक बताऊंगा, आप उस ट्रिक को लगाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन कहता क्या है कि एक आदमी कुछ एप्पल खरीद के लाता है या कुछ आर्टिकल खरीद के लाता है कुछ रुपए में और किसी प्रॉफिट में या किसी लॉस में वो बेचता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होती है कि वो कितने आर्टिकल कितने रुपए में बेचे, कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो। ठीक है ना। जैसे मैं आपको क्वेश्चन से ही दिखाता हूं। ए मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ एप्पल्स, ए मैन परचेजेस कुछ नंबर ऑफ एप्पल्स एट द रेट ऑफ 36 फॉर ₹1। हाउ मेनी एप्पल्स फॉर ए रुपीज शुड ही सेल टू गेन 44% प्रॉफिट। एक आदमी कुछ एप्पल खरीदता है किस भाव से? 36 एप्पल ₹1 के हिसाब से। तो कितने एप्पल ₹1 में बेचे जिससे कि उसको 44% का प्रॉफिट हो। तो क्लियर है। तो इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना होता। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 36 एप्पल खरीद के ला रहा ₹1 में, तो कितने एप्पल बेचे वो ₹1 में कि 44% का प्रॉफिट हो। तो आपको यहां पे एक चेन यूज करने में आपको बता रहा हूं कि कितने एप्पल खरीद के लाया। वो 36 एप्पल्स खरीद के लाया। यहां पे लिखोगे आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कितने रुपए में खरीद के लाया? ₹1 में खरीद के लाया। खरीद के लाया है दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस है, दैट मीन्स यहां पे क्या लिखोगे आप? 100% इन्वेस्टमेंट, 100%। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ना। बराबर वो कितने सेब बेचे, यानी कि आपकी नंबर ऑफ सेब बताने, नंबर ऑफ एप्पल बताने, दैट मीन्स n। कितने रुपए में? ₹1 में कितने सेब बेचे जिससे कि उसको 44% का लाभ हो। यानी कि 100% सीपी तो मिले ही मिले, प्लस 44% प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिले। यानी कि कितने में सेल होने चाहिए आर्टिकल? 144% में आपके एप्पल सेल होनी चाहिए। तो यहां पे क्या लिखोगे आप? 144%। इस तरीके से ये वाली चेन आपको यूज करनी है। यहां पे आपको लिखने, सबसे ऊपर लिखने आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नीचे लिखने हैं आपको अमाउंट इन रुपीज। क्लियर है ना। और यहां पे लिखना है आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज मिला के, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो भी है वो आपको यहां पे लिखना है। यहां पे भी आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स आएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। और यहां पे भी आपका अमाउंट इन रुपीज आएगा। और यहां भी आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज लिखनी है इंक्लूड करके दोनों जगह। कोई डाउट किसी को? देखिए, यदि परसेंटेज बहुत इजी है, आसान है, तो आप इसको 100 में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मान के कैलकुलेशन कर दीजिए। यदि परसेंटेज टिपिकल है, फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में 28.5 से 16.66, तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। यानी कि दोनों जगह फिर यहां पे यूनिट में आप लिखेंगे चीजों को। क्लियर? कोई डाउट? चलिए, अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक आदमी 36 एप्पल खरीदता है ₹1 में, तो कितने एप्पल बेचे वो ₹1 में जिससे कि 44% का प्रॉफिट हो। तो नंबर ऑफ एप्पल 36, कितना? ₹1 खरीदा है 100%। कितने एप्पल बेचे कितने में? ₹1 में। प्रॉफिट 44%, दैट मींस 144% लिखोगे। तो ये ₹1 तो लिखने की कोई जरूरत थी नहीं। क्लियर ना। ये परसेंट इसकी भी कोई जरूरत है नहीं। तो 36 चौका 144 और 4 से 100 आपका 25 बार कट गया। तो n बराबर कितना आ गया? 25। n बराबर कितना आ गया? 25। ठीक है ना, बी ऑप्शन। तो उसको कितने एप्पल बेचने चाहिए? 25 एप्पल बेचने चाहिए ₹1 में। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है इस पैटर्न का। चलिए, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ए मैन बॉट 154 टॉफीज फॉर ₹1। हाउ मेनी टॉफीज फॉर ए रुपीज शुड ही सेल टू गेन 28:1/3% प्रॉफिट। एक आदमी 154 टॉफी खरीदता है। 154 टॉफी कितने रुपया में? ₹1 में।
और उसको खरीदता है, यानी कि उसका इन्वेस्टमेंट है, तो कितनी टॉफी 1 रुपए में बेचे जिससे कि इसको 28:1/3% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे 28:1/3% एक टिपिकल परसेंटेज है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, फिर यूनिट में लिखेंगे। तो 154 रुपए में वो एक टॉफी, 1 रुपए में वो कितनी टॉफी खरीद के ला रहा है, 154 टॉफी खरीद के ला रहा है, तो इन्वेस्टमेंट है यानी कि 1, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 1। परसेंटेज में मतलब 100% और यूनिट में मतलब 1 यूनिट इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर? तो वो कितनी टॉफी बेचे 1 रुपए में जिससे कि उसको 28 सही 1/3% का प्रॉफिट हो। 28 से 1/3% का मतलब होता है आपका क्या, 20% प्लस 8:1/3%। 20% इज 1/5, 8:1/3% इज 1/12। कितना हो जाएगा ये, 17/7। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 17/60। आपको प्रॉफिट परसेंटेज इंक्लूड करके लिखना, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे 77/60, 60 के समान पे 70 का प्रॉफिट, तो टोटल कितना इंटू 77/60। कोई डाउट इसमें, ये 1 से 1 तो लिखने की जरूरत थी ही नहीं। 77 दूनी 154 और 60 दूनी 120, तो n बराबर कितना आ गया आपका 120, यानी कि आपको उसको 120 टॉफी बेचनी चाहिए। क्लियर? कोई डाउट इसमें, बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ए पर्सन बॉट 189 आर्टिकल्स फॉर ₹15। हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड ही सेल फॉर ₹17.5 टू गेन 26%। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए सिमिलर पैटर्न पे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में 500 550 से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, 600 के आसपास क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। ए पर्सन ने कितने आर्टिकल खरीदे, 189 आर्टिकल खरीदे, कितने रुपया में, 15 रुपए में। ये खरीदे तो इन्वेस्टमेंट है, तो 100% लिखोगे। क्लियर? वो कितने आर्टिकल सेल करे, कितने रुपए में, 17.5 रुपए में, जिससे कि उसका प्रॉफिट कितना हो, 26%, यानी कि कितने में सेल हो, 126% में सेल हो। इक्वल रख दिया। इस बार क्या किया उसने, दोनों जगह अमाउंट अलग अलग दिया। 15 रुपए में 189 खरीद रहा है, तो बेचे 17.5 में कितने, जिससे कि प्रॉफिट कितने का हो उसको, 26% का प्रॉफिट हो। क्लियर है ना? तो देखिए आप परसेंट से परसेंट इजीली हटा सकते हैं। यहां पॉइंट हटाओ तो यहां पे आपकी एक जीरो बढ़ जाएगी। 50 दूनी 100 और 50 3 150, ये हो जाएगा आपका। क्लियर ना? अब 3 से 3 6 18 और 3 3 63 दूनी 126, 126 कट गया। सो n बराबर कितना आ गया आपका 175। क्लियर है ना? तो कितने आर्टिकल उसको बेचने चाहिए, 175। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? चलिए ना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ए पर्सन बॉट 50 बुक्स आफ्टर पेइंग 12.5। 50 बुक खरीदता है वो। कितनी बुक्स खरीदी उसने, 50 बुक्स खरीदी 12.5 रुपया पे करके। क्लियर है? 12.5 रुपए पे करके। हाउ मेनी बुक्स डिड ही सेल फॉर ₹22.5 इफ ही इनकर्स ए लॉस ऑफ 28.56%। 28.56% का लॉस लेने के लिए 22.5 रुपए में उसे कितनी बुक सेल करनी चाहिए। तो यहां पे चूंकि खरीदी है तो इन्वेस्टमेंट है, तो यहां पे आप 1 यूनिट लिखेंगे। कितनी बुक बेचनी चाहिए, कितने रुपए में, 22.5 रुपए में, जिससे कि उसको 28.56% का लॉस हो, यानी कि 2/7 का लॉस हो, यानी कि बुक कितने में सेल हो, 5/7 में सेल हो, 5/7 में सेल हो। क्लियर? क्वेश्चन खत्म। पॉइंट से आप पॉइंट हटा देंगे, 25 पंज 125 और 25 निम्मा 225, और ये 5 से आपका 50 10 बार कट जाएगा, और 5 से आपका 10 2 बार कट जाएगा। 9 सत्ते 63 दूनी 126। सो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 126, यानी कि कितनी बुक्स बेचनी चाहिए, 126 किताब बेचनी चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन मैंने थोड़ी टफ डाली भी है, पेपर में इसकी 50% ही कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? चलिए ना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, रवि बॉट 77 पेन्स for ₹14.7. At what price he should sell
दी 75 pence टू गेट एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 32%। अब इस बार आपसे नंबर ऑफ पेंस नहीं पूछे, इस बार आपसे रुपीज पूछ लिया, अमाउंट पूछ लिया, तो कुछ नहीं, कोई भी पूछ लिया आप निकाल लेंगे कि रवि बॉट 77 पेंस, रवि ने 77 कलम खरीदी, कितने में? 14.7 रुपए में, और उसको प्रॉफिट हुआ, सॉरी वो खरीदी है तो 100% उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसने बेची कितनी? 75 पेंस बेची हैं और उसको 32% का प्रॉफिट हुआ, दैट मींस 132% में सेल किया, तो कितना अमाउंट उसको मिला? यानी कि आपसे अमाउंट इस बार एक्स पूछा है, अमाउंट पूछा है कि 77 पेन खरीद के लाया 14.7 रुपए में, तो अब 75 पेन को इस तरीके से बेचा कि 32% का प्रॉफिट हो, तो कितने रुपए में 75 पेन को बेचा? आपसे अमाउंट पूछा है, तो ये एक्स आपको निकालना है। इस बार कुछ नहीं है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, यहां से आप पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, क्लियर है, ये हट गया आपसे। अब पॉइंट हटाओगे तो यहां पे एक जीरो बढ़ा लोगे, 11 सत्ते 77, और ये सॉरी 7 से जाएगा आपका, 7 से 11, 7 दूनी 14, 7 ते कम 7, और 11 से आपका कितनी बार जाएगा? 12 टाइम्स जाएगा, 12 बार। बात समझ कि नहीं? और 25 चौका 100 और 25 दिया 75, तो यहां से एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका? देखो 40 है, 12 36 है, तो 40 से 36 आपका कितनी बार जाता है? 0.9 टाइम्स, और x बराबर 21 इंटू 0.9, यानी कि कितना आ गया? 18.9 रुपए। आंसर क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? x की वैल्यू कितने? 18.9 रुपए, तो कितने रुपए में सेल करना चाहिए उसे? 18.9 रुपए में सेल करना चाहिए। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Yes. On selling 140 articles for rupees 360, a person bears a loss of 36%. How many articles he should sell for rupees 198 to earn a profit of 54%? इस बार दोनों केस में वो सेल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए पर्सन, सॉरी, ऑन सेलिंग 140 आर्टिकल, 140 आर्टिकल सेल करता है, कितने रुपए में? 360 रुपए में, और लॉस कितने का हो रहा है? 36% का। यदि 36% का लॉस है तो सेल कितने में हुआ है? 64%, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? 64। हाउ मेनी आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल वो सेल करे? हाउ मेनी आर्टिकल्स ही शुड सेल फॉर रुपीज 198, 198 रुपए में, जिससे कि उसको 54% का प्रॉफिट हो, यानी कि 154% में। गुड आउट इसमें। यहां पे आपको दोनों केसेस में सेल किया है, 140 आर्टिकल 360 रुपए की सेल की, तो 36% का लॉस हुआ, यानी कि क्या लिखोगे? 64%। कितने आर्टिकल वो बेचे? 198 रुपए में, जिससे कि 154% का प्रॉफिट, 54% का प्रॉफिट है, तो क्या लिखोगे? 154%। देखिए आपका परसेंट से परसेंट तो हट ही जाना है, और जीरो से भी आपका जीरो ये हट ही जाना है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? ओके। अब यहां से 4 से तो आपका 16 है, और ये 4 नाम आपका 36 है, 14 एकम 14 और 14 एकम 14, 11 एकम 11, 11 अठे 88, और 9 दूनी 18 और 16 दूनी क्या हो जाएगा? 32। तो n बराबर कितना है आपका? 32। तो 32 आर्टिकल उसको सेल करना चाहिए, ए ऑप्शन। कोई डाउट इसमें? तो कितना भी टफ क्वेश्चन हो, बस ये आपने मेथड लगाइए, इस तरीके से आप अरेंज किया, चीजें हो जाएंगी। यहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यहां पे रुपीज, और यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आपको इंक्लूड करके लिखना है। बात समझ में आई? चलिए नाउ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। बाई सेलिंग 96 आर्टिकल, 96 आर्टिकल को बेचा कितने रुपए में? 144 रुपए में, और 35% का लॉस हुआ, यानी कि कितना? 65% में सेल किया। हाउ मेनी आर्टिकल शुड सेल, कितने आर्टिकल सेल करने चाहिए? 108 रुपए में, जिससे कि 17% का प्रॉफिट हो, यानी कि 117% में। क्लियर है कि नहीं? 117% में। ज्यादातर आपसे नंबर ऑफ आर्टिकल ही पूछा है, ठीक है, तो परसेंट से परसेंट हट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। ये 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 117, और 9 से 108 12 बार, और 12 से 144 12 बार, और 12 अट्ठे 96, और n बराबर 8 पंजे 40। कितना आर्टिकल आ गया? 40। क्लियर? ज्यादा ज्यादा 20-22 सेकंड का समय लगेगा आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने में। कोई डाउट? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाओगे। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? चलिए नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूं। ऑन सेलिंग 156 पेंसिल फॉर ₹21.7 देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 29 सही 1/6%। क्लियर है? 156 पेंसिल को कितने में 21.7 रुपए में बेचने पर कितना प्रॉफिट होता है? 29 सही 1/6% प्रॉफिट होता है। तो 29 सही 1/6% प्रॉफिट का मतलब है 25% प्लस 4 सही 1/6%। 25% मतलब 1/4 और 4 से 1/6% मतलब 1/24। क्लियर? तो यहां पे यदि आप 24 एलसीएम लोगे तो 4 6 24, 24 से कम 24 से कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। यानी कि 29 से 1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 7/24। तो 156 पेंसिल 21.7 में बेचने पर 29 से 1/6% प्रॉफिट होता है, यानी कि 24 की वस्तु पर 7 प्रॉफिट होता है। तो कितने में सेल होती है? 31/24 में सेल होती है। कितने में सेल होती है? 31/24। क्लियर? इफ आई वॉन्ट टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15.55%, यदि मुझे 15.55% का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे कितनी पेंसिल सेल करनी पड़ेंगी? 16.8 रुपए में। 16.8 रुपए मुझे कितनी पेंसिल सेल करनी पड़ेंगी यदि मुझे 15.555% का प्रॉफिट चाहिए? ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो 15% को ऐसे लिखोगे ना, 15%, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि 10% प्लस 5.55%। 10% मतलब 1/10 और 5.55% मतलब 1/18। 5.55% का मतलब क्या होता है? 1/18। क्लियर है ना? चलिए यहां पे आएगा आपको 90, 10 निम्मा 90 और 18 पंजे 90, यानी कि 14/90, यानी कि 7/45। कितना आ गया आपका? 7/45। कितना आ गया आपका? 7/45। क्लियर? तो आपको 7/45 का प्रॉफिट चाहिए, तो 45 के समान पे 7 का प्रॉफिट, तो कितने में सेल होना चाहिए? 52/45 में सेल होना चाहिए। 52/45 में सेल होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? चलिए ना, देखिए आपका पॉइंट से आपका पॉइंट हट जाएगा। क्लियर है? अब 31/24 को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में लिख लेते हैं 31/24, और इसको भी लिख लेते हैं 52/45। इस तरीके से लिख लेते हैं 52/45। क्लियर है? अब 31 से ये आपका 7 बार कट गया, यहां तो बात समझ में आती है। और 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 आपका 24 बार कट गया। 24 आपका पूरा 24 कट गया। क्लियर? 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 13 चौका 52 और 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल ही हो गया। 45 से 135, तो n बराबर कितना आ गया? 135। तो कितने आर्टिकल सेल करने चाहिए उसको? 135 आर्टिकल्स सेल करने चाहिए। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका एक पैटर्न था, इस पर मैंने 9 सवाल लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। वॉटेवर कुछ भी पूछा जाए आप यहां से इजिली निकाल लोगे। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ओके क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये बहुत अच्छा है। ये आपके शायद किसी बड़े एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। ए मर्चेंट कैन बाय गुड्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर गुड। एक मर्चेंट, एक दुकानदार है, वो कुछ सामान खरीद के लाता है 20 रुपया पर गुड के हिसाब से। एक वस्तु 20 रुपए की खरीद के लाता है। द पर्टिकुलर गुड इज पार्ट ऑफ एन ओवरऑल कलेक्शन एंड द वैल्यू इज लिंक्ड टू द नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर ऑलरेडी ऑन द मार्केट. So the merchant sell the first good for ₹2, second one for ₹4, third for ₹6, and so on. If he wants to make an overall profit of at least 60%, what is the minimum number of goods he should sell? देखिए बहुत आसान सवाल है। एक आदमी कुछ वस्तुएं खरीद के लाता है 20 रुपए पर वस्तु के हिसाब से। जो खरीद के ला रहा है 20 रुपए पर वस्तु के हिसाब से, पर जब बेचने की बात आई तो बेच रहा है कि पहली वस्तु कोई आएगा कस्टमर लेने तो उसको 2 रुपए की देगा, दूसरी वस्तु 4 रुपए की देगा, तीसरी वस्तु 6 रुपए की देगा, चौथी वस्तु 5 रुपए की, चौथी वस्तु 8 रुपए की देगा। इस तरीके से सेल करेगा। तो यदि मर्चेंट को एटलीस्ट 60% का लाभ चाहिए तो उसे मिनिमम कम से कम कितने नंबर ऑफ गुड्स सेल करने पड़ेंगे? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। तो वो खरीद के ला रहा है वस्तु
सपोज उसको एक्स गुड्स खरीद के लाके बेचने पड़ेंगे, एक्स गुड्स, एक्स मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, एन। तो एक वस्तु खरीद के ला रहा है 20 रुपए की, तो एन वस्तु कितने खरीद के लाएगा? 20 इंटू एन रुपए की। यदि एक वस्तु 20 रुपए खरीद के ला रहा है तो एन वस्तु कितने की खरीद के लाएगा? 20 इंटू एन रुपए की खरीद के लाएगा कि नहीं? कोई डाउट इसमें? और यदि उसको 60% का प्रॉफिट चाहिए, 60% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि उसको 160% में सेल करना पड़ेगा, इंटू यानी कि इंटू 1.6। 160% का मतलब कितना होता है? 1.6, यानी कि उसको इतने रुपए में सारी की सारी एन वस्तु को सेल करना पड़ेगा। तो ये टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा सारी की सारी एन वस्तुओं का जो वो खरीद के ला रहा है। भाई एक वस्तु 20 रुपए की खरीद के ला रहा है, टोटल एन वस्तुएं, तो एन वस्तु कितने की? 20 इंटू एन की। 60% का उसको प्रॉफिट चाहिए, तो उसको 20 एन रुपए के सामान को 60% प्रॉफिट में यानी कि इंटू 1.6 में सेल करना पड़ेगा। बट वो कर क्या रहा है? उसको पहली वस्तु को वो 2 रुपए की सेल कर रहा है, दूसरी वस्तु को 4 रुपए की, तीसरी वस्तु को वो 6 रुपए की, चौथी वस्तु को वो 8 रुपए की। इस तरीके से टोटल एन वस्तु उसने खरीदी है, तो एनवी वस्तु को कितने की बेचेगा? 2 रुपए की बेचेगा। तो टोटल एन आर्टिकल्स को इतने रुपए का बेचेगा कि नहीं? पहला 2 रुपए का, ये 4 रुपए का, ये 6 रुपए का, ये 8 रुपए का, और एनवी वस्तु को 2 रुपए का। क्लियर ना? एनवी वस्तु को कितने रुपए का बेचेगा? 2 रुपए का। और इस तरीके से दोनों सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? आपका इक्वल होना चाहिए। कोई डाउट उसमें? दोनों को इक्वल रख दिया, एन की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। 1.6 इंटू 20 क्या होता है आपका? 32 एन होता है। ये क्या होता है आपका? 32 एन। क्लियर? यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? यहां से आपका 2 कॉमन आ जाएगा। 2 + 4 + 6 + 8 + 2 एन। यहां से आपका 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बच जाएगा आपका? 1 + 2 + 3 + 4 + एन। कोई डाउट इसमें? 1 + 2 + 3 + 4 ... अप टू एन। और ये क्या है? ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो ये हो जाएगा 32n बराबर 2 इंटू, ये क्या होता है? ये होता है n इंटू n + 1/2 सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। देखिए 2 से आपका 2 कट गया, n से आपका n हट गया, तो 32 बराबर आ गया n + 1, और यहां से n बराबर 32 - 1 यानी कि कितना जाएगा? 31। सो n की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे? 31। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? सो बहुत आसान सवाल है, बहुत इजीली आपका सॉल्व हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना? क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। Teenager shoe company sells these shoes whose price, that is CP and SP, are the multiples of either 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 starting from 399 to ₹69, that is 399 CP SP की रेंज बताइए 399 से 699 तक। What can be the maximum profit of the company? अच्छा, एक शू जूते बनाने वाली कंपनी है जिसके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों, जूतों के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों उसने 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इसके मल्टीपल रखें। किसी पंडित ने बोला कि तुम अपने जूते बना रहे हो तो जूतों के जो कॉस्ट प्राइस हैं, जूतों की जो कीमत, जो तुम जूतों का जो जूते तुम मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसका जो सीपी है और जितने में जूतों को सेल कर रहे हो उसका जो एसपी है, उसका जो प्राइस रखो वो हमेशा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में से किसी एक नंबर का मल्टीपल रखो। तो वो इस तरीके से प्राइस को फिक्स करते हैं। और जूतों का जो मैक्सिमम और मिनिमम सीपी एसपी की रेंज रखी है वो रखी है उसने 399 से लेकर कहां तक? 699 तक। यानी कि सीपी और एसपी की जो मैक्सिमम उन्होंने रेंज रखी है 399 से 699 तक रखा। यानी कि मिनिमम से मिनिमम जो जूतों का कॉस्ट प्राइस हो सकता है वो 399 रुपए हो सकता है और सेलिंग प्राइस भी 399 रुपए हो सकता है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम जूतों का जो कॉस्ट प्राइस हो सकता है वो 699 हो सकता है और सेलिंग प्राइस भी 699 हो सकता है। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है? आपसे क्या पूछा कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, एक जूते को बेचने पे मैक्सिमम लाभ क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट भाई केवल और केवल तभी निकलेगा जब आपका
एसपी मैक्सिमम हो और जब आपका सीपी मिनिमम हो, यानी कि सबसे सस्ता जूता मैन्युफैक्चर करके उसको सबसे महंगा बेच दिया जाए तो प्रॉफिट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। प्रॉफिट क्या होगा आपका, सबसे ज्यादा होगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है, कोई बात समझ में है कि नहीं? ठीक है, तो यानी कि सबसे सस्ता जूता बना के वो सबसे महंगा बेचे तभी तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखे हैं 292, 398, 300 और कितना 298, तो एक ऑप्शन 398 तो आपका देखते ही खत्म हो गया, क्योंकि कंपनी का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो क्या हो सकता है, 300 रुपए हो सकता है, क्योंकि 399 रुपए का कम से कम सबसे सस्ता जूता बना के वो मैक्सिमम 699 रुपए में बेच सकता है। तो 399 की वस्तु यदि 699 बिकेगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना जाएगा, 300 रुपए। तो 398 तो आंसर हो नहीं सकते, तो आपके आंसर बस ये तीन ऑप्शन बचे, 292, 300 या 298। आपसे पूछा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है कंपनी का ना, क्लियर है, जूते को बनाने में। अब सीपी एसपी की तो रेंज दे रखी है कि मिनिमम सीपी 399 हो सकता है, मिनिमम एसपी 699 हो सकता है, बट कंडीशन ये भी है कि सीपी और एसपी दोनों 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में से किसी एक संख्या का मल्टीपल होना चाहिए। यदि मैं 399 की बात करूं तो मुझे सीपी चाहिए मिनिमम, अभी मैं बात कर रहा हूं सीपी की, अभी मुझे निकालना है मिनिमम सीपी। तो मिनिमम सीपी यदि मैं 399 को देखूं तो 13, ये 399 चेक करता हूं कि किसी नंबर का मल्टीपल तो नहीं है। अगर मल्टीपल नहीं है तो मुझे बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। 399 13 से डिवाइड नहीं होता, 399 14 से भी डिवाइड नहीं होता, 399 15 16 से भी डिवाइड नहीं होगा, 399 17 से 17 दूनी 34 डिवाइड नहीं होता, 18 से भी डिवाइड नहीं होगा, 399 19 से डिवाइड होता है, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि 399 19 का मल्टीपल है। यानी कि आप जूतों का जो मिनिमम सीपी है वो 399 रुपए ले सकते हो, क्योंकि सबसे कम कॉस्ट प्राइस 399 ही पॉसिबल है जो 19 का मल्टीपल भी है। तो मिनिमम सीपी तो 399 रुपए आ गया, ये आप ले सकते हो, क्लियर है ना। ये छोटी संख्या थी इसलिए मैंने इसको चेक कर लिया। अब देखिए मुझे चाहिए मैक्सिमम एसपी, मुझे चाहिए मैक्सिमम एसपी, कोई डाउट है किसी को? मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम एसपी चाहिए, क्लियर। अच्छा, अब 699 को 13 से डिवाइड करोगे तो 13 चौका 13 पंजे 65 बार जाएगा, बचेगा 4, 13 3 39, 10 रिमाइंडर बच जाएगा। 699 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो आपका 10 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि 699 13 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो आपको मैक्सिमम एसपी चाहिए। तो या दो तरीके, यहां तो 699 में 3 जोड़ दूं तब ये 13 का मल्टीपल बनेगा, या फिर मैं 699 में से 10 घटा दूं तब ये 13 का मल्टीपल बनेगा, पर 10 घटाओगे तो ये 689 आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। यानी कि मैक्सिमम एसपी 689 हो सकता है। तो 689 में से 399 घटाओगे तो ऑप्शन में से कोई भी संख्या नहीं आएगी, तो ये तो आंसर है नहीं, क्लियर ना। सिमिलरली अगर मैं 699 को 14 से डिवाइड करूं, 699 को 14 से डिवाइड, भाई 13 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा था, रिमाइंडर 10 आ रहा था। यदि मैं 14 से डिवाइड करूं तो 14 चौका 56, कितना बचा, और ये 14 निम्मा 126, ये तो 13 बच रहा है, यानी कि मुझे 13 माइनस करना पड़ेगा 14 से डिवाइड करने के लिए, रिमाइंडर 13 बच रहा है। तो 699 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, मुझे 13 माइनस करना पड़ेगा, 9 से 3 का 6, तो कितना बचेगा, तो 686 बच रहा है, यानी कि ये भी नहीं, जब 689 और 686 दोनों ही पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से यदि मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 3 45 और 15 चौका 60, 9 बचेगा, 15 छिक्का 90, यानी कि 9 रिमाइंडर बचेगा, तो 9 माइनस करोगे यानी कि कितना मैक्सिमम सीपी कितना जा सकता है, 690। 16 से डिवाइड करोगे तो 16 चौका 64, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास 5, और 16 चौका 64, फिर से आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो यहां पे 5 माइनस करोगे तो 694 बचेगा। यदि आप 17 से डिवाइड करोगे तो 17 चौका 68, 1 17 एकम 17, 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 2 माइनस कर दो 699 में से, तो 697 आपका 17 का मल्टीपल रहेगा। भाई 697 को 17 से डिवाइड करो, 17 चौका 68, 17 एकम 17, क्लियर है ना। जो रिमाइंडर है वो मैं माइनस करता जा रहा हूं, क्योंकि मैं बढ़ा तो सकता नहीं, कम ही लेना पड़ेगा। यदि आप 18 से डिवाइड करोगे तो 18 3 54, और कितना बच जाएगा आपका 159,
फिर 18 ये भी नहीं जाएगा आपका, क्लियर ना। यदि मैं 19 से डिवाइड करूं तो 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 दूनी 38, 19 30 57, ये कितना बचेगा आपका 12, और फिर 19 छिक्का 114, 15 बचेगा रिमाइंडर, तो काफी ज्यादा रिमाइंडर बच रहा है। तो ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है। मैक्सिमम जो सेलिंग प्राइस मिला वो मिला 697, ओके। 699, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में से किसी भी संख्या का परफेक्ट मल्टीपल नहीं है। तो परफेक्ट मल्टीपल हमने चेक करने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, बट हमको तो मैक्सिमम भी रखना था। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सबसे डिवाइड करके देखना पड़ा, और जो मैक्सिमम एसपी मिला 17 का मल्टीपल मिला 697, क्लोज टू 697, यानी कि आप मैक्सिमम एसपी जो लेके चलोगे वो 17 का मल्टीपल 697 लेके चलोगे, जो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम एसपी 697 रुपीज, क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें। यानी कि 697 रुपए में कोई वस्तु बिकी है जो कि कितने में प्रोड्यूस की गई, 399, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का हो गया आपको, 298 रुपए का ना। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर, कोई डाउट इसमें। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल था, क्लियर है। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है, लॉजिकल है थोड़ा सा। रोटोमेक प्रोड्यूस वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ राइटिंग पेन्स, कंपनी नोज दैट ऑन एन एवरेज 10% ऑफ द प्रोड्यूस्ड पेन्स आर ऑलवेज डिफेक्टिव, सो आर रिजेक्टेड बिफोर मेकिंग। कंपनी प्रोमिसेस टू डिलीवर 7200 पेन्स टू इट्स होलसेलर एट ₹10 ईच, ठीक है। It estimates that overall profit on all the manufactured pens to be 25%. What is the manufacturing cost of each pen? Could out इसमें what is the manufacturing cost of each pen? तो ये तो बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कंपनी जितने भी पेन प्रोड्यूस करती है ऑन एन एवरेज उसमें से 10% क्या है आपके डिफेक्टिव हैं, 10% क्या आपके प्रोडक्ट क्या है डिफेक्टिव। कंपनी नोज दैट ऑन एन एवरेज 10% ऑफ द प्रोड्यूस्ड पेन्स आर ऑलवेज डिफेक्टिव। ये 7200 से मुझे कोई मतलब नहीं है। कंपनी का मतलब ये कि यदि कंपनी सपोज 100 पेन प्रोड्यूस कर रही है तो 100 पेन में से 10 पेन आपके खराब है, यानी कि कंपनी को जो सही पेन है वो 90 पेन ही, यानी कि कंपनी सिर्फ 90 पेन ही सेल कर पाएगी। यानी कि कंपनी ने 100 पेन प्रोड्यूस की तो कंपनी सिर्फ 90 पेन ही सेल कर पाएगी, क्योंकि 10% पेन क्या है, रिजेक्टेड है, खराब है। और कंपनी जो वादा करती है वो ये वादा करती है कि हम तुमको 10 रुपया पर पेन के हिसाब से बेचेंगे। कंपनी ने 100 पेन बनाए, 90 पेन जिसमें से बिके 10 रुपया पर पेन के हिसाब से बिके, तो टोटल पेन इतने रुपए के बिकेंगे, 90 इंटू 10 रुपए के। और ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ वो 25% का हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ, कंपनी को 25% का हुआ, ओवरऑल 25% का। आपसे पूछा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ईच पेन, ईच मैन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सपोज x रुपया है, तो 100 पेन यदि ईच पेन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सपोज 100 रुपए है, 100 रुपए नहीं, ईच मैन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सपोज x रुपया है, कितना x रुपया। ईच पेन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या मान लिया मैंने, x रुपया। कंपनी ने 100 कलम बनाई, 100 कलम प्रोड्यूस की, जिसमें से 10% डिफेक्टिव होगी, यानी कि 90 ही सेल कर पाई। कंपनी ने जो 100 पेन बनाए, प्रत्येक पेन की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो x रुपया है, तो कंपनी का 100 पेन पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 100x रुपये, यानी कि कंपनी का क्या है, ये टोटल सीपी है। क्या है, टोटल सीपी। बट जब बेचने की बात आई तो कंपनी ने 90 पेन ही सेल किए, लेकिन 10 रुपया पर पेन के हिसाब से सेल हुए, तो कंपनी का टोटल एसपी है, 90 पेन बिके 10 रुपया पर पेन के हिसाब से, तो टोटल एसपी होगा। लेकिन कंपनी को कितना 25% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि जो तुम्हारा सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 125% होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा होना चाहिए, 125% होना चाहिए। 125% का मतलब कितना होता है, 5/4। कितना होता है, 5/4। तो कॉस्ट प्राइस का 5/4 क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बस यहां से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, 4 से 100 आपका 25 बार कट जाएगा। सो x बराबर कितना जाएगा, 90 × 10 बटे 25 पंजे 125। 90 × 10 को ऐसे लिख लेते हैं, 9 × 100
25 चौका 125, 25 पच्चे 125, 9 चौक 36/5, 36/5 यानी कि कितना 7.2 रुपए पर पेन। तो ईच पेन की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 7.2 रुपीज पर पेन है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी था। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, यस क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी लॉजिकल। ठीक है, सक्सेसिव पे ये आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए सोल्ड हिज कार टू बोनी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ए एक पर्सन है, ए पर्सन है, टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ए एक पर्सन है जो अपनी कार बी को बेचता है 20% के प्रॉफिट पे, एंड बी सोल्ड इट टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। और बी किसको बेचता है? सी को बेचता है 10% के प्रॉफिट पे। सी सोल्ड इट टू डी एट ए लॉस ऑफ 9.09%। सी डी को बेचता है 9.09% के लॉस पे। डी स्पेंट 10% ऑफ इस परचेजिंग प्राइस। उसके बाद डी ने अपने परचेजिंग प्राइस का 10% स्पेंड किया, एंड देन सोल्ड इट, और उसको सेल कर दिया एट ए प्रॉफिट ऑफ 8.33%, 8.33% के प्रॉफिट में टू ए वंस अगेन। वापस से ए को सेल कर दिया। बस यही खतरनाक लाइन है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, डी ने और उसमें खर्चे किए, थोड़ी उसकी रिपेयरिंग वगैरह कराई, परचेसिंग प्राइस का और इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसके बाद वापस से ए को बेच दिया। तो पूछा कि ए का लॉस क्या है, ए का लॉस क्या है। तो यहां पे सक्सेसिव रेशियो मेथड भी आप लगा सकते हो, और यहां पे आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। तो बेसिक से करना यहां पे ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि परसेंटेज जो है वो काफी इजी दिए, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट परसेंटेज नहीं है। अच्छा, ये पर्सन है आपका पर्सन ए ने सामान बेचा है बी को, ए ने सामान बेचा है बी को कितने परसेंट प्रॉफिट में? 20% प्रॉफिट में। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है मैंने 100 रुपए मान लिया। कितना मान लिया? 100 रुपए। कि ये जो ए पर्सन है वस्तु 100 रुपए की खरीद के लाया, 20% के प्रॉफिट में बेचा, तो 20% के प्रॉफिट में बेचेगा, तो 100 का 20% होता है 20 रुपए, यानी कि कितने में बेचेगा? 120 रुपए। यानी कि पर्सन ए ने जो वस्तु है बी को 120 रुपए में बेच दी, 100 रुपए की वस्तु 120 रुपए में बेच दी। इसमें कोई डाउट है किसी को? 100 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी? 120 रुपए में बेच दी। तो ये बी का तो कॉस्ट प्राइस है, पर ए का सेलिंग प्राइस है। उसके बाद बी ने ये वस्तु कितने को बेची? किसको बेची? सी को बेची। बी ने वस्तु बेची है किसको? सी को। क्लियर है ना? बी ने सी को बेची कितना? 10% प्रॉफिट में। कितने परसेंट प्रॉफिट में? 10% प्रॉफिट में। तो 120 रुपए की वस्तु बी ने खरीदी, 120 का 10% 12 का लाभ लिया, और सी को कितने में बिक दी? 132 रुपए में बिक दी। क्लियर ना? तो सी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 132। क्लियर? सी सोल्ड इट टू डी एट ए लॉस ऑफ 9.09%। उसके बाद सी ने ये वस्तु डी को बेच दी 9.09% के लॉस पे। तो 132 का 9.09% कितना होता है? 132 का 9.09%, 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/11। तो 132 का 1/11 क्या होता है आपका? 12 रुपए होता है। कितना? तो 12 रुपए का लॉस हुआ यहां पे। तो 132 पे 12 का लॉस हो गया, यानी कि डी ने कितने में खरीदी है? 120 में। डी ने कितने में खरीदी है? 120 में। फिर डी स्पेंट 10% ऑफ हिज परचेजिंग प्राइस। उसके बाद डी ने अपने परचेजिंग प्राइस का 10% खर्च किया। भाई डी ने 120 रुपए में खरीदी है वस्तु, 120 रुपए का 10% खर्च किया, 120 का 10% 12 रुपए खर्च किया, यानी कि वस्तु जो है वो आपकी 132 रुपए की हो गई। भाई डी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 132 रुपए हो गया। डी ने बेचा नहीं है, डी ने 10% खर्च किया परचेसिंग प्राइस का। 120 की वस्तु पे 10% रिपेयरिंग वगैरह किसी में खर्च किया, तो 132 रुपए हो गया डी का कॉस्ट प्राइस। फिर उसके बाद उसने वापस ए को बेच दिया। उसके बाद डी ने वो वस्तु वापस ए को बेच दी। डी ने वो वस्तु वापस किसको बेच दी? ए को बेच दी 8.33% के प्रॉफिट पे। तो 132 का 8.33%, यानी कि 132 का 1/12 कितना होता है? 11 रुपए। सो 132 रुपए की वस्तु 11 रुपए के लाभ में बेच दी, यानी कि वापस ए को कितने रुपए में बिक दी? 143 रुपीज में बिक दी। 132 प्लस 11 यानी कि कितना? 143 रुपीज में वापस ए को वस्तु बिक दी। अब पूछा कि ए का लॉस क्या है, ए का लॉस परसेंटेज क्या है।
अगर देखने वाली ध्यान से बात देखो तो बच्चे कहेंगे कि 100 रुपए की वस्तु 143 में खरीद ली तो 43% का लॉस हो गया, बट आंसर 43% नहीं है। अगर आप देखो तो मुझे सिर्फ ए से मतलब है, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है, ये तो ट्रांजेक्शन हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। ए ने वस्तु खरीदी थी 100 रुपए की, फिर बी को बेची थी 120 रुपए की, यानी कि ए को यहां पे 20 रुपए का फायदा हुआ। ए के पॉकेट में ए ने खर्च किया 100, सामान दिया, पॉकेट में आया कितने 120, तो ए को फायदा हुआ 120 रुपए का, ए के पॉकेट में इस वक्त 120 रुपए। फिर वापस डी ने वो वस्तु बेच दी कितने 143 रुपए में, तो ए के पास वो वस्तु आ गई, पॉकेट से 143 रुपया गए, यानी कि उसको यहां पे 100 रुपए पे 143 रुपए का यानी कि 43 रुपए का लॉस हुआ। यानी कि पूरे ट्रांजैक्शन में जो हुआ है बी ए को 23 रुपए का लॉस हुआ है, ए को 23 रुपीज का लॉस हुआ है। भाई 100 की वस्तु पहले तो क्या किया 120 में बेची, 100 की वस्तु पहले 120 में बेची तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, फिर वही वस्तु 143 में खरीद ली तो यहां पे क्या होगा तुम्हारा 43 रुपए का लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली पूरे ट्रांजैक्शन में ए को क्या हुआ 23 रुपए का लॉस हुआ। यहां पे 20 का प्रॉफिट, यहां पे 43 का लॉस। 100 रुपए है तुम्हारे पॉकेट में, है ना, 120 में बेच तो सामान को कितना 20 रुपया पॉकेट में आया, 120 रुपया है, खुश हो आप। फिर वापस आप वही वस्तु 143 में खरीद लो तो 120 रुपए है पॉकेट में, पे कर दिया आपने 143, यानी कि 23 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया कि नहीं, तो 23 रुपए लॉस में चले गए। तो अल्टीमेटली 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उसको 23 रुपए का लॉस हो गया पूरे बेसिस पे। तो 100 रुपए के सामान पे यदि 23 रुपए का लॉस है तो कितना परसेंट लॉस है, 23% लॉस हो गया आपका पर्सन ए को। इसमें कोई डाउट किसी को, क्लियर? सो बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए ना क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है, आप एलिगेशन से इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, एकदम बच्चों वाला सवाल है। चलिए, शॉपकीपर परचेजेज ए पैकेट ऑफ 50 पेन्स, एक शॉपकीपर 50 पेन का पैकेट खरीदता है एट द रेट ऑफ ₹10 पर पेन, 10 रुपया पर पेन के हिसाब से। ही सेल्स ए पार्ट ऑफ द पैकेट एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ही इनकर्स ए लॉस ऑफ 10%। इफ हिज ओवरऑल प्रॉफिट ऑन द होल पैकेट इज 10%, देन फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स ही सोल्ड एट द प्रॉफिट। एक आदमी ने 50 पेन खरीदे 10 रुपया पर पेन के हिसाब से, कोई मतलब नहीं है। उसने क्या किया, पेन का एक पार्ट बेचा उसने 30% के प्रॉफिट पे, और दूसरा पार्ट बेचा उसने 10% के लॉस पे, बट ओवरऑल जो हुआ उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। तो एलिगेशन लग गया, एलिगेशन लग गया कि नहीं, ये 30% का प्रॉफिट है पे 10% का लॉस, ओवरऑल क्या हुआ 10% का प्रॉफिट। यहां पे लेंगे तो 10 और 10 कितना हो जाएगा आपका 20, और 30 माने 10 क्या हो जाएगा 20, ये आएगा आपका 20:20 यानी कि 1:1। यानी कि उसने जो पेन के जो पार्ट किए वो 1:1 के अनुपात में किए, यानी कि 50 टोटल पेन थे तो 25 पेन उसने बेचे, 25 पेन बेचे उसने 10% के लाभ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 25। क्लियर? कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, पर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ए मर्चेंट अर्न्स 25% इन जनरल। क्लियर है? एक मर्चेंट क्या करता है, अपने सामान को जनरली 25% के लाभ पे बेचता है। वंस इज 25% कंसाइनमेंट वाज एब्डक्टेड। एक बार क्या हुआ कि इसका 25% कंसाइनमेंट किसी ने, गुंडों ने हथिया लिया। क्लियर है? ट्राइंग टू कंपनसेट हिज लॉस, तो अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए ही सोल्ड द रेस्ट अमाउंट, उसने अपने अमाउंट को इंक्रीजिंग हिज सेलिंग प्राइस बाय 20%, 20% का लाभ, 20% सेलिंग प्राइस बढ़ा के बेचा। तो आपसे पूछा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या है। क्लियर? मतलब कहने का मतलब है कि एक मर्चेंट क्या करता है कि अपने सामान को 25% के प्रॉफिट में बेचता है। अब कुछ गुंडों ने उसका सामान हथिया लिया। क्लियर है? तो उसने, उसको तो अब लॉस होगा ना, तो क्या किया कि उसने अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए, जो लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो भी उसके सामान, रिमेनिंग सामान जो भी उसके पास बचा कुछ है, उसने उसको 20% और बढ़ा के बेचा। यानी कि 25% प्रॉफिट तो कमाएगा ही कमाएगा, और सेलिंग प्राइस को 20% और बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस को 20% और बढ़ा दिया। तो अब उसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, पहले मैं बेसिक से बताऊंगा। चलिए,
तो यहाँ पे परसेंटेज बहुत ईजी है, तो 100 मान के भी इस क्वेश्चन को मैं आसानी से कर सकता हूँ कि सपोज वस्तु ना वो 100 रुपए की खरीदता है, वस्तु वो खरीदता है सपोज 100 रुपए की, 100 रुपए की वस्तु वो जनरली क्या करता है कि 25% का प्रॉफिट कमाता है, यानी कि जनरली वो 100 रुपए की वस्तु 125 रुपए में बेचता है। ये उसका काम ठीक ठाक चल रहा है, 100 रुपए की वस्तु 125 रुपए में बिक रहा है, बट कुछ गुंडों ने उसका सामान एबडक्ट कर लिया, चुरा लिया और हथिया लिया, तो 100 रुपए का कितना 25% उसका कंसाइनमेंट किसी ने हथिया लिया, तो 100 का 25% यानी कि 25 रुपए का सामान एबडक्ट हो गया, तो बचा कितना 75 रुपीज का रिमेनिंग सामान उसके पास बचा। इससे कोई मतलब नहीं, 75 रुपीज का सामान उसके पास बचा। अब 75 रुपए का उसके पास सामान है, 25% का तो वो प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। 25% का मतलब 1/4, 1/4 वो प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा, यानी कि इंटू 5/4, इंटू 5/4 यहां पे लिखते हैं हम, यहां पे लिखते हैं 75 रुपए का सामान उसके पास बचा हुआ है, 25% का प्रॉफिट कमाएगा, यानी कि इंटू 5/4। इतने रुपए में तो सेल करेगा ही करेगा, इतने रुपए में तो सेल करेगा ही करेगा कि नहीं। 75 रुपीज इंटू 5/4, यदि वो 25% के लाभ पे बेच रहा है, सेलिंग प्राइस को इतने पे तो सेल करेगा ही करेगा, बट वो 20% सेलिंग प्राइस को और बढ़ा के बेच रहा है, यानी कि 20% प्रॉफिट और अर्न करेगा, दैट मींस 1/5, यानी कि कितने में सेल करेगा इंटू 6/5, इतने में सेल करेगा। तो 100 रुपए के सामान को इन्वेस्ट करके अब वो टोटल इतने रुपए में सेल कर पाएगा। कोई डाउट? सामान 100 रुपए का है, 25% लाभ पे बेचता तो सीधे 125 मिलता, कोई दिक्कत नहीं है। 25% हथिया लिया गुंडों ने, तो बचा कितना 75 रुपए का सामान। 25% का प्रॉफिट तो उसे कमाना, यानी कि 25% अबव तो वो बेचेगा ही सीपी से, तो 75 का 5/4, बट 20% उसने सेलिंग प्राइस को और बढ़ा दिया, यानी कि इंटू क्या कर दिया 6/5, तो ये तुम्हारा सीपी हो गया और ये तुम्हारा एसपी हो गया। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। दोनों को मैं क्या बोलता हूं कि जब भी इस टाइप की चीजें आप क्या ले लो, रेशियो ले लो सीपी से एसपी का। सीपी से एसपी का क्या ले लीजिए आप, रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, और 25 चौका 100 और 25 तिया 75। क्लियर नहीं? और 2 यहां पे आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 8:9। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया 8:9। 8 की वस्तु 9 में बिकती है तो कितना प्रॉफिट होता है आपको 12.5% प्रॉफिट। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 12.5% प्रॉफिट। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। दूसरा, आप इस क्वेश्चन को सक्सेसिव रेशियो मेथड से भी इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को सक्सेसिव रेशियो मेथड से भी इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक पर्सन क्या करता है, अपने सामान को 25% प्रॉफिट में बेचता है, यानी कि 4 रुपए की वस्तु वो 5 रुपए में बेचता है, 4 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेचता है, बट 25% सामान उसका किसी ने हथिया लिया, यानी कि उसको 25% का हो गया लॉस। क्लियर ना? उसको 25% उसका सामान किसी ने हथिया लिया तो 25% का हो गया उसको लॉस, यानी कि 4 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए का लॉस हो गया। ये 4 की वस्तु कितने में सेल कर पाएगा 3, 4 से 3, 25% का हो गया लॉस। क्लियर? ओके, बट रिमेनिंग अमाउंट को, बचे हुए सामान को उसने 20% और मार्क और बढ़ा के बेचा, उसका प्राइस 20% और बढ़ा के बेचा, तो रिमेनिंग सामान, सक्सेसफुल हमेशा रिमेनिंग पे वर्क करता है, तो रिमेनिंग सामान को 20% और बढ़ा के बेचा, यानी कि 5 रुपए की वस्तु कितने में बेची 6 रुपए में। तो ये 3 एक्शन हुए, 25% प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहा है, 25% का लॉस हुआ, 4 का 3, और फिर 20% और प्राइस बढ़ा के बेचा रिमेनिंग वस्तु को, तो 5 का 6। सीधा सीधा सक्सेसफुल लगाएंगे तो 5 से आपका 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अल्टीमेटली आया कितना 8 से 9। तो कुल मिलाकर वो 8 रुपए इन्वेस्ट करके 9 रुपए में सामान बिक दे रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 12.5% प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ था नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर है भाई? चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 भी काफी फेमस है। अब हम इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 तीनों को ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तीनों बहुत बढ़िया सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 bulbs, while loss on selling 10 bulb is equal to selling price of 4 candles.
आल्सो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंटेज एंड द कॉस्ट ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब. व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल टू सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब. देखिए बहुत मजेदार सवाल है. तो यहां पे दो चीजें दी हैं, एक तो दी है आपको कैंडल और एक दी है आपको बल्ब. अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब. कैंडल मोमबत्ती की जो कीमत है वो बल्ब के कॉस्ट प्राइस का हाफ है. यानी कि बल्ब यदि 2 रुपए का है तो कैंडल आपकी 1 रुपए की है. बल्ब यदि 2 रुपए का है तो कैंडल आपकी 1 रुपए की. ये बात समझ में आती है कि नहीं. तो कॉस्ट कैंडल का जो कॉस्ट है वो बल्ब के कॉस्ट का हाफ है. यदि मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो ना कैंडल का सेलिंग प्राइस पता है ना ही बल्ब का सेलिंग प्राइस पता है. तो कैंडल का सेलिंग प्राइस मान लिया x रुपए और बल्ब का सेलिंग प्राइस मान लिया मैंने y रुपए. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब का रेशियो पूछा. यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे एक कैंडल और बल्ब की सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा. यानी कि आपसे x/y पूछा. क्लियर है, कोई डाउट नहीं. बट क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो लॉस परसेंटेज के इक्वल है और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के लिए कुछ डाटा गिवन है. पहली लाइन, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बल्ब. 10 कैंडल को बेचने पर जो लाभ है, तो 10 कैंडल को बेचने पर लाभ होगा कितना. एक कैंडल की कीमत 1 रुपया है तो 10 कैंडल की कीमत कितनी होगी 10 रुपए. तो 10 कैंडल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 10 रुपए. तो 10 रुपए पर जो लाभ हो वो 3 बल्ब के सेलिंग प्राइस के बराबर है. एक बल्ब का सेलिंग प्राइस तो y रुपए है तो 3 बल्ब का सेलिंग प्राइस कितना होगा 3 बल्ब का सेलिंग प्राइस होगा 3y रुपए. यानी कि 10 रुपए के सामान पर 3y रुपए का लाभ है. यानी कि 10 कैंडल को बेचने पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपका 3y/10 इंटू 100% है. कोई डाउट इसमें. क्लियर है. सिमिलरली क्या बोला है, लॉस ऑन सेलिंग 10 बल्ब इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल. 10 बल्ब को बेचने पर जो लॉस है वो 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर है. एक बल्ब का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए तो 10 बल्ब का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 20 रुपए होगा. एक बल्ब का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए तो 10 बल्ब का कितना होगा 20 रुपए. तो 20 रुपए के सामान को बेचने पर जो लॉस है वो 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर है. एक कैंडल का सेलिंग प्राइस x रुपए तो 4 कैंडल का सेलिंग प्राइस 4x रुपए होगा. यानी कि 20 रुपए के सामान पर 4x रुपए का लॉस है और परसेंटेज में 4x/20 इंटू 100% लॉस है. और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आपका इक्वल है. तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज को दोनों को इक्वल कर दिया और क्वेश्चन आपका खत्म हो गया. क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है. ये 100 लिखने की वैसे आपको बिल्कुल भी कोई जरूरत थी नहीं. 10 से आपका 20 जो है आपका 2 बार कट गया और 2 से आपका 4 है 2 बार कट गया. मुझे तो चाहिए x/y तो y को इधर ले आएंगे 2 इधर आ जाएगा. x/y कितना जाएगा आपका 3:2. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 3:2. इसमें कोई डाउट किसी को. क्लियर. सो बहुत आसान सा सवाल था. ठीक है भाई. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है. An egg seller sells his eggs only in the pack of 3x, 6x, 9x, 12x, etc. But the rate is not necessarily uniform. One day Raju, which is not the same egg seller, purchased at the rate of 3x for a rupee. उसने खरीदे, ये eggs हैं और ये आपका अमाउंट है. उसने खरीदे 3 eggs 1 रुपए में. ओके पहली लाइन से कोई मतलब नहीं है. नेक्स्ट आवर ही परचेस्ड इक्वल नंबर ऑफ एग्स एट द रेट ऑफ 6 4 रुपी 1. और अगले ही घंटे उसने खरीदे 6 एग्स कितने रुपए में 1 रुपए में. बट इक्वल नंबर ऑफ एग्स खरीदे तो इक्वल नंबर बनाइए 3 है और ये 6 तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 एग ये कितने खरीदे होंगे 2 रुपए के. क्लियर. नेक्स्ट डे ही सोल्ड ऑल द एग्स एट द रेट ऑफ 9x 4 रुपीज 2. अगले दिन क्या किया उसने सारे के सारे एग सेल कर दिए. सारे के सारे एग मतलब 6 एग प्लस 6 एग
टोटल 12 एग हो गए, 2 + 1 यानी कि 3 रुपए के। टोटल 12 एग 3 रुपए के बोलो या फिर 4 एग 1 रुपए के बोलो। कहने का मतलब यह है कि यदि उसके सीपी की बात करो तो उसने 4 एग कितने रुपए में खरीदे, 1 रुपए में। पर जब बेचने की बात आई है तो उसने 9 एग बेचे कितने में, 2 रुपए में। पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या है, तो 9 एकम 9 और 4 दूनी 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में समझा चुका अल्टीमेटली उसने 9 रुपए का सामान 8 रुपए में बेचा है तो उसको लॉस हुआ है 1/9 इंटू 100%, यानी कि 11.11% लॉस। पूरे ट्रांजेक्शन में उसे 11.11% का लॉस हुआ है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? इजी क्वेश्चन था। चलिए अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। ए एंड बी परचेज्ड 1 कैमरा एट द सेम प्राइस। ए और बी 2 पर्सन है, उन्होंने एक कैमरा खरीदा, दोनों ने सेम प्राइस पे कैमरा खरीदा है। लेटर ऑन सी परचेज्ड बोथ कैमरा एट इक्वल प्राइस फ्रॉम ए एंड बी। और बाद में क्या किया, सी ने वही कैमरा दोनों से खरीद लिया सेम प्राइस में, दोनों से सेम प्राइस में सी ने वही कैमरा खरीद लिया। बट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए वॉज पी while the same of B was Q since B calculated his profit percentage on selling price। अब देखिए 2 पर्सन है ए और बी, 2 पर्सन है ए और बी, उन्होंने एक कैमरा खरीदा सेम प्राइस में, यानी कि पर्सन ए के कॉस्ट प्राइस और पर्सन बी दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों का सेम है। दोनों ने कैमरा सेम प्राइस में खरीदा है। अब दोनों पर्सन ए से भी पर्सन बी से भी कैमरा किसने खरीद लिया, सी ने खरीद लिया। ठीक है ना। क्वेश्चन बोला है सी परचेज्ड बोथ कैमरास एट इक्वल प्राइस फ्रॉम ए एंड बी। तो पर्सन ए ने भी पर्सन बी ने भी अपने अपने कैमरा पर्सन सी को बेच दिए सेम सेलिंग प्राइस में। सेम सेलिंग प्राइस से मतलब ए का सेलिंग प्राइस यदि एसपी है तो बी का सेलिंग प्राइस भी आपका सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस भी सेम है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है किसी को? यदि दोनों का सेलिंग प्राइस भी सेम है तो दोनों का प्रॉफिट भी सेम होना चाहिए, दोनों का प्रॉफिट भी सेम होगा। भाई दोनों का कॉस्ट प्राइस भी सेम है और दोनों का सेलिंग प्राइस भी सेम है, कॉस्ट प्राइस भी वही है, सेलिंग प्राइस वही, तो प्रॉफिट भी उतने ही रुपए का होगा, यहां भी प्रॉफिट उसको उतने ही रुपए का होगा। बट ए को तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ उसको, P%, उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है, P%। और बी को जो प्रॉफिट परसेंटेज है, बी को जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ तुम्हारा, Q%। इसको कितना हुआ तुम्हारा प्रॉफिट, Q%। क्यों? क्योंकि इसने अपना प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किया है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दोनों को सेम है, यदि इसको 10 रुपया का लाभ है तो इसको भी 10 रुपया का लाभ है, बट प्रॉफिट परसेंटेज इसको P% है, इसको प्रॉफिट बराबर Q% है। प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम ही होनी चाहिए थी, बस इसने अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया कॉस्ट प्राइस पे, जबकि पर्सन बी ने अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस पे। ओके, उसके बाद Q इक्वल टू 41:2/3% ऑफ P। Q बराबर बोला है, यानी कि Q बराबर 41 सही 2/3% ऑफ P। Q जो है P का 41 सही 2/3% है, कोई दिक्कत नहीं। If B sells one of the camera, if C sells one of the camera to D at P% profit, then what is the CP for D while C purchased each of the camera at ₹240? ठीक है, मुझे कुल मिला के P की वैल्यू निकालनी है, मुझे कुल मिला के P की वैल्यू निकालनी है, ये मेरा टारगेट है। ए और बी 2 पर्सन, उन्होंने 2 कैमरे खरीदे सेम कॉस्ट प्राइस में, उन्होंने दोनों ने अपने पर्सन ए पर्सन बी ने अपने बोथ कैमरेज बेच दिए पर्सन सी को सेम सेलिंग प्राइस पे। ए को P% प्रॉफिट, बी को Q% प्रॉफिट। Q% प्रॉफिट इसलिए दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज अलग अलग क्यों है, होना तो सेम चाहिए क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी सेम है, सेलिंग प्राइस भी सेम है। अलग अलग इसलिए क्योंकि पर्सन बी थोड़ा बेवकूफ है, उसने अपना कॉस्ट प्राइस उसने अपना प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किया, सेलिंग प्राइस पे। क्लियर है? अच्छा, दोनों ने पर्सन ए पर्सन बी ने कैमरा जो है वो पर्सन सी को बेचे सेम प्राइस में, और वो सेम प्राइस क्या, 240 रुपए।
क्लियर है कि नहीं? दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, कितना है 240 रुपए। पर्सन सी ने ए और बी से जो कैमरा खरीदे वो 240 रुपए में खरीदे, दोनों कैमरा 240 रुपए के खरीदे। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? ओके चलिए अब देखते हैं ये, अब यहां पे देखेंगे प्रॉफिट। ए ने सामान खरीदा सीपीए में, बेचा एसपीए में, दोनों का कॉस्ट प्राइस भी सेम है। बी ने सामान खरीदा इतने में, बेचा एसपी में, दोनों का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है। तो जितना प्रॉफिट ए को होगा उतना ही प्रॉफिट बी को होगा कि नहीं? कॉस्ट प्राइस भी सेम, सेलिंग प्राइस भी दोनों का सेम। जितना प्रॉफिट ए को होगा उतना ही प्रॉफिट बी को होगा। तो ए का कॉस्ट प्राइस यदि सीपीए है और उसने P% प्रॉफिट में बेचा है तो ए को जो प्रॉफिट होगा वो इतने रुपए का होगा कि नहीं? कॉस्ट प्राइस का P%, कॉस्ट प्राइस का P% प्रॉफिट होगा कि नहीं? ए का कॉस्ट प्राइस सीपीए रुपया है, P% का प्रॉफिट होगा ए को, तो ए को जो प्रॉफिट होगा रुपीज में वो इतना होगा कि नहीं? भाई यदि किसी वस्तु की कीमत 200 रुपया है, आप उस पर 10% का प्रॉफिट कमाते हो तो 200 का 10% यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट होगा कि नहीं? सेम टू सेम चीज है, कॉस्ट प्राइस कितना है का? सीपीए रुपया, P% का प्रॉफिट हो तो इतना प्रॉफिट होगा कि नहीं? सीपीए का P%। सिमिलरली बी को भी सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, है कितना? Q% प्रॉफिट, बट सेलिंग प्राइस पे। अब क्यू का सेलिंग प्राइस है कितना? 240 रुपए। सॉरी, बी का सेलिंग प्राइस है कितना? 240 रुपए। बी का सेलिंग प्राइस है कितना? 240 रुपए। सो 240 का Q% प्रॉफिट हुआ किसको? बी को। ये आपके बी का प्रॉफिट है और ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। बी को जो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है। बी का सेलिंग प्राइस 240 रुपए है, 240 रुपए का Q% प्रॉफिट हुआ है पर्सन बी को। ये पर्सन ए को प्रॉफिट है, पर्सन बी को प्रॉफिट। दोनों क्या होने चाहिए? आपके इक्वल होने चाहिए। मैंने दोनों को इक्वल रख दिया, दोनों को इक्वल रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट से मैंने परसेंट हटा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अब Q बराबर 41:2/3% यानी कि कितना होता है तुम्हारा? 125/3% यानी कि 125/300 × 100, 25 5 125, 25 चौका 100 यानी कि Q बराबर क्या आएगा तुम्हारा? 5/12P। तो Q की जगह में 5/12P रख सकता हूं बहुत आसानी से। 12 दूनी 24, 20 बार कट जाएगा, P से आपका P कट जाएगा। सो A का जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो 20 पंजे 100 रुपये आ गया। यानी कि पर्सन ए और पर्सन बी ने जो दोनों ने कैमरा खरीदा था वो सेम प्राइस 100 रुपए में खरीदा था। बी ने भी 100 रुपए में खरीदा था और ए ने भी 100 रुपए में खरीदा था। और बेचा ए ने कितने में था? 240 रुपए में। और बी ने भी कितने में बेचा था? 240 रुपए में। क्लियर है कि नहीं? 240 रुपए में बेचा था। कोई दिक्कत किसी को? अब यदि 100 रुपए की कोई वस्तु 240 रुपए में बिकती है तो कितना प्रॉफिट होता है? 140% प्रॉफिट होता है। यानी कि P की जो वैल्यू है वो 140% आ गई। P की जो वैल्यू वो कितना है? 140% आ गई। कोई दिक्कत है किसी को? यदि 100 रुपए की कोई वस्तु 240 में बिकती है तो कितना प्रॉफिट होता है? 140% प्रॉफिट होता है। मुझे P की वैल्यू से मतलब है, ए का कॉस्ट प्राइस 100 है, 240 रुपए सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंटेज पे 100 की वस्तु 240 में बिकेगी तो कितना प्रॉफिट होगा? 140%। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि इफ सी सेल्स वन ऑफ द कैमरा टू डी, यदि सी ने जो कैमरा 240 रुपए में खरीदा है, पर्सन सी ने जो कैमरा 240 रुपए में खरीदा है, यदि वो उसे डी को बेचे कितना? P% प्रॉफिट में, तो डी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? बहुत इजी है। सी ने वो कैमरा 240 रुपए में खरीदा है, ए और बी दोनों का सेलिंग प्राइस 240 रुपए है, या सी का कॉस्ट प्राइस 240 रुपए। 240 रुपए का कैमरा वो डी को बेच रहा P% प्रॉफिट में, और पी की वैल्यू मैंने निकाल ली है कितनी? 140%। पी की वैल्यू 140 है। तो 240 रुपए का सामान यदि 140% के प्रॉफिट में बेचेगा तो डी का कॉस्ट प्राइस जो पड़ेगा वो 240 का, 140% का लाभ हुआ, 140% का प्रॉफिट, तो 100% सीपी पे 140% का प्रॉफिट कमाओगे तो सेल कितने में करोगे? 240% में। तो 240% का मतलब कितना होता है? 2.4। 240% का मतलब कितना होता है? 2.4। सो 240 इंटू 2.4 यानी कि 576 रुपए। यानी कि जो डी का जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वो कितना पड़ेगा? आपका 576 रुपए पड़ेगा डी का कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। क्लियर? तो ये थोड़ा अच्छा सवाल था, आपको इसमें ध्यान रखना है। प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पे है तो सीपी का प्रॉफिट परसेंटेज यदि आप पे एसपी पे है तो एसपी का।
कोई दिक्कत, बस यही लॉजिक था इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे के सारे सवाल मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिस्काउंट पे बेस्ड जो असाइनमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, टेक केयर, बाय।